हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 27 मार्च। और आज हम सभी 27 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथ में उससे पहले हम लोग 26 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कभी वरिष्ठ नागरिक जो आयोग है ये स्थापित करने वाला पहला राज्य अभी कौन सा बना है। तो ये दोस्तों केरल बना था। सरदार जो जाफरानी जेंजरी है ये भी किस देश का, इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ट्यूनीशिया का। चर्चा में रहा जो किलाउई ज्वालामुखी है ये भी किस देश में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो हवाई के अंदर। 22 मार्च 2025 को भी किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। केंद्र सरकार अनुसार अब कितने निवेश तक के उद्योग को सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। तो अब दोस्तों 2.5 करोड़ तक के निवेश को क्या है कि सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। उत्तर भारत का पहला मैंने आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताया था, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के गोरखपुर के अंदर। अभी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है इसके अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो 2025 तक में। 72वीं विश्व वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तेलंगाना के अंदर। अभी फीफा एशिया कप 2025 में ये किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो सऊदी अरब के अंदर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि म्यूजिक एकेडमी के द्वारा भी संगीत जो कलानिधि पुरस्कार है ये कैसे मिला है, तो आर के श्री कुमार को। अब बढ़ते हैं साथियों हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और ये भी बोल सकते हो दोस्तों, ये जो अपॉइंटमेंट है ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभी भारत के नए वित्त सचिव बने। तो ये साथियों अजय सेठ बन चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों, अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने भी अजय सेठ को बात का क्या है कि नया वित्त सचिव नियुक्त कर दिया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये और याद रखना है आप लोगों को कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे तुहिरकांत पांडे का। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो तुहिरकांत पांडे है इन्होंने भी 1 मार्च 2025 से ही सेबी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था माधवीपुरी बुर्ज के स्थान पर। अब ये दोस्तों सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी पिछले 3 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आज आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ, सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दोस्तों याद करिए, राजेश कुमार सिंह का नाम ये भी नए रक्षा सचिव बने थे। टीवी सोमनाथन की बात करें तो कैबिनेट सचिव बने थे। जो विक्रम मिश्री साहब है ये भी विदेश सचिव का कार्यकाल था इनका, जो कि 14 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री संदीप पौंडरिक की बात करें तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बने थे। गोविंद मोहन का नाम याद रखिएगा, ये गृह सचिव बने थे। और विक्रम देव दत्त की बात करें तो कोयला मंत्रालय के सचिव बने थे। अब इसके अलावा दोस्तों राज्यों के भी नए मुख्य सचिव बने थे, तो इनके बारे में आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि धर्मेंद्र कुमार की बात करें तो ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने थे अभी रिसेंटली। अमृतलाल मीणा की बात करें तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने। शारदा मुरलीधरन की बात करें तो केरल की नई मुख्य सचिव बनी थी। के पी सिन्हा की बात करें तो पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बने थे। और जो खिल्ली राम मीणा है ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है, ये भी मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कभी सांसदों का जो वेतन है ये 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया। तो अभी दोस्तों हाल ही में क्या है कि जो सांसदों का वेतन है इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और अब सांसदों का जो वेतन है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की है। और इसके लेकर दोस्तों अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी रहेगी। सांसदों के वेतन की बात करते हैं पहले, तो सांसदों का जो वेतन पहले 1 लाख रुपए था इसको बढ़ाकर अब 1,24,000 रुपए कर दिया है। दैनिक भत्ता की बात करें तो पहले दोस्तों 2,000 रुपए था और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया तो 2,500 रुपए। जबकि पूर्व सांसदों की जो पेंशन थी जिनको 25,000 रुपए दी जाती थी ये बढ़ाकर अब 31,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट और याद रखेंगे कि अनुसूची जो 2 है इसमें वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 106 है
इसमें संसदों के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद जो 195 है इसमें राज्य विधानसभा और जो विधान परिषद है इसी के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं हम लोग वेतन और भत्ते के बारे में, जैसे कि राष्ट्रपति का कितना है या फिर उपराष्ट्रपति का कितना है। तो वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन है ये 5 लाख रुपए प्रति माह है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा की बात करें अध्यक्ष की तो 4 लाख रुपए प्रति माह है। राज्यपाल का पूछे आप लोगों से तो 3,50,000 रुपए प्रति माह है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000 रुपए प्रति माह है। और जबकि दोस्तों जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, इनका जो प्रति माह भत्ता है ये कितना है तो 2,50,000 रुपए। अब देखिए आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन साथी आप लोगों के सामने रहा। कभी बात का जो रक्षा उत्पाद है ये वित्त वर्ष 2023-24 में अब कितना हो गया है। तो अभी दोस्तों बात का जो रक्षा उत्पाद है ये वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। साथ ही देखिए बात का जो रक्षा उत्पाद है ये वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और रक्षा उत्पाद में देखें तो मेक इन इंडिया जो पहल है इसी कारण 2014 से लेकर 2015 तक 174% की वृद्धि देखी गई है। और वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात पूछे तो रिकॉर्ड दोस्तों 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। और भारत अब दुनिया भर के 190 से अधिक देशों को क्या है कि सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। बात करते हैं हम लोग मेक इन इंडिया पहल के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ कि इस पहल की यदि आप लोगों से पूछे कि शुरुआत कब हुई थी तो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहन करना, साथ में कारोबार को आसान बनाना इस मेक इन इंडिया का पहल का उद्देश्य है। अब देखिए आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि 24 मार्च 2025 को किसने जाति आधारित जो जनगणना है ये शुरू करने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है ये भी झारखंड राज्य सरकार बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो झारखंड सरकार ने क्या है कि आगामी जो वित्तीय वर्ष है इसमें जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। और जाति आधारित जनगणना कराने वाले अन्य राज्यों की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पहला जरूर याद रखना है कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला जो पहला राज्य कौन सा बना था तो बिहार, दूसरा पूछे तो यह आंध्र प्रदेश बना था, और जबकि तीसरा कौन सा बना था तो तेलंगाना। अब बात करते हैं हम लोग पहले हम लोग झारखंड के बारे में। तो झारखंड का दोस्तों जो गठन है ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री पूछे यहाँ के तो हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है तो संतोष कुमार गंगवार। और राजधानी की बात करो तो रांची है। लोकसभा की सीटें पूछे तो यहाँ पर 14 देखने को मिलेंगी, राज्यसभा की सीटें 6 और विधानसभा की सीटों की साथ बात करें तो 82 है। जबकि दोस्तों यहाँ जिलों की संख्या कितनी है तो 24। अब हम लोग झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों याद करिए वकीलों को पेंशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था तो झारखंड ही बना था। मैया सम्मान योजना की शुरुआत किसने की थी तो ये भी झारखंड सरकार ने की थी। और धरती आबा जो आदिवासी ग्राम उत्कृष्ट अभियान है इसकी भी शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। अब देखिए आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अभी किसने 9वां जो रोग है इसको उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है। तो ये जो साथी 9वां रोग है इसको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल कर लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये साथी जो 9वां रोग है ये मुंह और चेहरों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर ग्रैंगिन रोग है। और 9वां रोग की बात करें तो इसकी जो दोस्तों मृत्यु दर है 90% है। बात करते हैं अब हम लोग WHO के बारे में पहले। तो WHO की स्थापना साथी 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी। मुख्यालय मैंने आपको कई बार बताया जिनेवा का स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो ये भी दोस्तों 2 दिन पहले ही बताए थे, टेड्रोस अडानोम गैब्रियस। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे दोस्तों जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि याद करिए अभी पढ़ाया मैंने आपको 2025 के अंदर ही कि हाल ही में जो जॉर्डन है ये कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया था। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था तो गोवा। 2024 में जो कैप वर्ड और अल सल्वाडोर है इनको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था।
साल 2024 में भारत को भी डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। अक्टूबर 2024 में भी डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को क्या है कि मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था। और जनवरी 2025 में डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया है इसको मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। अब देखिए आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन, आज का साथियों आपका जो छठवां क्वेश्चन है इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई किस राज्य के जो एंथेरियम के फूल हैं इनका पहली बार निर्यात किया गया है। तो ये के साथ ही मिजोरम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए तो जो अपेडा है जिसे आप लोग कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोलते हैं, इसने भी मिजोरम सरकार के सहयोग से मिजोरम से जो सिंगापुर देश है इसके लिए एंथेरियम फूलों की पहली खेप सफलतापूर्वक रवाना की है। और एंथेरियम फूलों की बात करें तो मिजोरम में उगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण फूल है इनमें से एक है। और एंथेरियम के नाम से दोस्तों मिजोरम में क्या है कि फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बात करते हैं अपन मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की जो स्थापना है ये 20 फरवरी 1987 के अंदर हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो लालदू होमा। राज्यपाल की बात करें तो बीके सिंह है। और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि आइजोल है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो एक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या भी दोस्तों यहाँ पर एक ही है, जबकि विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 40 है। और जिलों की संख्या की बात करें तो 11 आपको जिले देखने को मिलेंगे। अब देखिए आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन, आज का सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने था कि अभी राष्ट्रीय जो ई विधान एप्लीकेशन है इसमें शामिल होने वाली भारत की जो 28वीं विधानसभा है ये कौन सी बन गई है। तो ये दोस्तों दिल्ली विधानसभा बन गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खाली साथ ही बनना क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है ये है क्या। तो जो नेवा है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वन नेशन जो वन एप्लीकेशन विजन है इसी को साकार करने के लिए केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया था। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो कागज आधारित विधायी प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ एवं कुशल डिजिटल पेपरलेस सिस्टम में बदलना। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से और याद रखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि राष्ट्रीय जो ई विधान एप्लीकेशन है इसमें शामिल होने वाली पहली विधानसभा पूछी आप लोगों से, तो ये आप लोग याद रखेंगे नागालैंड विधानसभा है जो कि 2022 के अंदर शामिल हुई थी। अब देखिए आज का आप लोग आठवां क्वेश्चन, आज का साथियों आपका जो आठवां क्वेश्चन है पुस्तक से संबंधित है। और इसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको दोस्तों 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी रिवाइज कराऊंगा। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग इसका भी हाल ही में विमोचन किया गया। तो इसका दोस्तों जो विमोचन है यह भी हाल ही में किया गया, जिसमें दोस्तों कई सारे क्रिकेटर शामिल थे। और ये पुस्तक लिखित किसके द्वारा है, तो याद रखेंगे पीएस रमन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन में साथ में मैं करेक्शन कर दूंगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है पीएस रमन ही है। पीएस रमन की बात करें तो ये दोस्तों जो पीएस रमन है ये तमिलनाडु जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसके पूर्व उपाध्यक्ष हैं। और इन्हीं के द्वारा ये लिखित पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग। अब हम लोग 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक की बात करें तो डॉक्टर दिनेश सारा की पुस्तक है। बाय भारत मैटर पूछें तो एस जयशंकर साहब की पुस्तक है जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। रौद्र सात्विकम पूछें तो प्रभा वर्मा की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछ रहे तो सैम पित्रोदा की है। इजराइल वर्ल्ड डायरी की पूछे तो विशाल पांडे की पुस्तक है। मेड इन इंडिया पूछे तो अमिताभ कांत की है। लेटर टू सेल्फ पूछे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। और बियॉन्ड द हिग्स बोसन की बात करें तो माणिक कोतवाल की पुस्तक है। अब देखिए आज का आप लोग नौवां क्वेश्चन, आज का नौवां क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अभी मार्च 2025 में अमेरिका की जो सीनेट है इसी के द्वारा राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संस्थान है इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये बना है साथियों भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सीनेट ने क्या है कि अभी भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है जय भट्टाचार्य, इनको भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक नियुक्त कर दिया गया। और इन्हें साथियों नवंबर 2024 में क्या है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इन्हीं के द्वारा नामित किया गया था। बात करते हैं हम लोग डॉक्टर जय भट्टाचार्य के बारे में, तो इन्होंने स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय है इससे अर्थशास्त्र में एमडी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन, आज के 10वें क्वेश्चन पे भी साथियों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आज की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
अभी भारतीय पुरुष टीम ने क्या है कि जो सेपक टकरा विश्व कप है इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय दोस्तों जो पुरुष टीम है इसने अभी सेपक टकरा जो विश्व कप है इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, भारत की जो पुरुष टीम है इसने भी फाइनल में जापान को हराकर जो सेपक टकरा विश्व कप है 2025 इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वहीं दोस्तों महिलाओं की बात करें तो भारत की महिला टीम ने सेमीफाइनल में क्या है कि वियतनाम से हार गई थी और हारकर इसको कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ा है। पुरुष वर्ग में बात करें तो पुरुष वर्ग में जो कांस्य पदक है ये ईरान और सिंगापुर ने जीता है संयुक्त। और महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में जो दोस्तों गोल्ड मेडल है ये थाईलैंड ने जीता है, जबकि जो वियतनाम है इसने जीता है रजत पदक और भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में बात करें तो कुल 7 मेडल जीते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना बिहार में क्या है कि पहली बार 20 से लेकर 25 मार्च तक जो सेकर टकरा विश्व कप है इसकी मेजबानी की गई थी। और इस विश्व कप में क्या है कि विश्व के 20 देशों ने हिस्सा लिया था तथा 300 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षकों ने भाग लिया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। आज का 11वां क्वेश्चन भी साथ हम लोगों का महत्वपूर्ण आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी जो MIR मशीन है ये परीक्षण के लिए कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जानी चाहिए एम्स दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों भारत अपनी पहली जो स्वदेशी चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग है यानी कि MIR मशीन ये विकसित की है। और स्वदेशी जो MIR मशीन है इसको परीक्षण के लिए अक्टूबर 2025 तक जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एम्स नई दिल्ली यहीं पर स्थापित किया जाना है। और इस मशीन का उद्देश्य क्या है तो उपचार की लागत को कम करना और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो अभी दिल्ली के दोस्तों नई मुख्यमंत्री बनी थी जिनका क्या नाम है तो रेखा गुप्ता। और जबकि उपराज्यपाल आप लोग जानते कई बार बता चुका हूँ विनय कुमार सक्सेना है। और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी रेखा गुप्ता। अब देखिए आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है 24 मार्च 2025 को जो असम राइफल है इसने अपना कौन सा भी नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो अभी 24 मार्च 2025 को जो असम राइफल है इसने अपना 190वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। और वर्तमान में जो असम राइफल है ये पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जो इंडो म्यांमार सीमा है इसकी रक्षा करने के लिए कार्य करती है। असम राइफल को दोस्तों पूर्वोत्तर की पैरी के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं असम राइफल के बारे में तो इसकी स्थापना 1835 में ब्रिटिश राज्य के दौरान कछार नेवी के रूप में की गई थी, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय का है तो मेघालय के शिलोंग के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लगेरा। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम है इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।